गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी को डिराइव करेंगे। नाउ काइनेटिक एनर्जी T इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी, सारे पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी का सम। सो समेशन ऑफ Ti। व्हाट इज Ti? Ti इज हाफ MI/Vi स्क्वायर। फिर हमने कल के लेक्चर में देखा था दैट Vi इज इक्वल टू कैपिटल V प्लस Vi डैश, ये हमने डिराइव किया था। सो Vi square will be Vi dot Vi and Vi is equal to Vi plus Vi। तो इस Vi डैश, तो इस Vi की जगह पे Vi plus Vi डैश पुट करो। उसके बाद इस ब्रैकेट को ओपन करो तो आपको कुछ ऐसा इक्वेशन आ जाएगा। अब Vi स्क्वायर की ये जो वैल्यू मिली उसे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो T में, तो आपकी कुछ ऐसी वैल्यू आएगी। ब्रैकेट को ओपन करो। उसके बाद थर्ड टर्म ऑन द RHS ऑफ इक्वेशन कैन बी ज़ीरो, दैट दिस कैन बी शोन एज फॉलोज। अब ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी। कैसे? अब इस टर्म को वापस यहाँ पे हमने लिखा। उसके बाद ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2। फिर इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, V को इस तरफ ले और समेशन को इस तरफ, तो ये इस फॉर्म में लिखी जा सकती है। नाउ Vi डैश इज इक्वल टू d/dt ऑफ Ri डैश, तो मैंने वही लिखा Vi डैश इज इक्वल टू d/dt ऑफ Ri डैश। अब सिग्मा Mi Ri डैश इज इक्वल टू 0, ये भी हमने कल देखा था। कल के लेक्चर में हमने ये भी देखा था दैट सिग्मा Mi Ri डैश इज इक्वल टू 0। ये देखो, तो ये टर्म भी 0 हो जाएगी, विच मीन्स कि ये पूरी टर्म 0 हो गई। बचा क्या? सिर्फ इतना। Hence T is equal to half mv स्क्वायर प्लस, इसकी जगह मैं TC लिख देती हूँ, इस टर्म की जगह TC। व्हाट इज TC? इट्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम अबाउट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। सो T is equal to half mv स्क्वायर प्लस TC। मोशन ऑफ सिस्टम विथ वेरिएबल मास। अभी तक हमने जो स्टडी किया वो था ऐसे सिस्टम जिसका मास सेम रह रहा है। अब हम ऐसे सिस्टम स्टडी करेंगे जिसका मास वेरी करता हो। लेट अस कंसिडर रॉकेट। किसी रॉकेट को कंसिडर करो। रॉकेट में क्या होता है दैट रॉकेट में आपका फ्यूल भरा होता है, और फ्यूल जब बर्न होता है तब आपका रॉकेट फ्यूल बर्न होता है, और फ्यूल बर्न होने के कारण आपका जो मोमेंटम लगता है उसके कारण आपका रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है विथ सम स्पीड v। मतलब जितना ज़्यादा फ्यूल यूज़ होगा उतना आपका रॉकेट एक्सेलरेट होगा, उतना ज़्यादा आपका रॉकेट का मोमेंटम चेंज होगा। और जितना ज़्यादा रॉकेट का फ्यूल बर्न हुआ उतना रॉकेट का मास कम हो जाएगा, क्योंकि रॉकेट फ्यूल को एज अ मास कैरी करता है अपने साथ। कंसिडर अ रॉकेट प्रोपेल्ड बाय बर्निंग फ्यूल। रॉकेट कैसे ऊपर जा रहा है? फ्यूल के बर्न होने से। टू राइट इट्स इक्वेशन ऑफ मोशन वी फाइंड द चेंज इन मोमेंटम ऑफ होल सिस्टम इन टाइम इंटरवल t। Let m be the mass of rocket and v be its speed at time t। किसी टाइम t पे let m be the mass of rocket which is traveling at speed v at some time t। Then in time interval delta t the mass of system is reduced by amount delta m due to burning of fuel and expulsion of an equal mass of gas। अब डेल्टा टाइम t के बाद क्या होता है कि सोचो कि आपका जो मास डेल्टा m जितना मास ऑफ फ्यूल
बर्न हो गया, तो डेल्टा एम मास का फ्यूल बर्न हो गया, तो वेलोसिटी बढ़ेगी उस हिसाब से। तो फर्ज करो कि उस वक्त जब आपका डेल्टा एम मास का फ्यूल बर्न हो गया, तब आपके रॉकेट का मास कितना बचा, एम माइनस डेल्टा एम, क्योंकि डेल्टा एम तो बर्न हो गया। तो उस वक्त आपकी रॉकेट को ज़्यादा स्पीड मिली, वेलोसिटी मिली, तो स्पीड बढ़ के वेलोसिटी बढ़ के वी प्लस डेल्टा वी हो गई। As a result of this reduction in mass, the velocity of system increases by delta v। तो जब मास रिड्यूस हुआ तो वेलोसिटी हमारी डेल्टा वी जितनी इंक्रीज हो गई, तो v प्लस डेल्टा वी हमारी न्यू वेलोसिटी। लेट u बी द वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैसेज रिलेटिव टू रॉकेट। मास बर्न होने के बाद जो एग्जॉस्ट गैस बचते हैं वो आपको पता है रॉकेट से उल्टी डायरेक्शन में जाते हैं। कभी आपने फोटो देखी है रॉकेट के ऊपर जाने की, रॉकेट जैसे लॉन्च होते हुए, तो कुछ गैसेस नीचे एमिट होते हैं नीचे की तरफ, मतलब रॉकेट के प्रोपल्शन की उल्टी तरफ, तो उन्हें एग्जॉस्ट गैसेस कहते हैं। उन एग्जॉस्ट गैसेस की वेलोसिटी होगी u। सो विथ रिस्पेक्ट टू रॉकेट कितनी होगी, ये v डायरेक्शन v स्पीड से मूव कर रहा था, और यह अपना मास डेल्टा एम मास जो है वो u वेलोसिटी से उल्टी तरफ जाएगा, तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, u माइनस वी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाओ आप। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, पहले कितना था हमारा मोमेंटम एट टाइम t, मास इनटू वेलोसिटी मतलब एम वी, और बाद में कितना होगा, तो देखो इसकी का मोमेंटम माइनस इसका मोमेंटम, माइनस क्यों, क्योंकि इसकी डायरेक्शन उल्टी तरफ है। इसका मोमेंटम क्या हुआ, मास मतलब m माइनस डेल्टा एम और वेलोसिटी v प्लस डेल्टा वी, माइनस इसका मोमेंटम, माइनस क्यों किया, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है, तो मैंने यहाँ पे माइनस लगा दिया। मास कितना है इसका डेल्टा एम, और वेलोसिटी कितनी है u माइनस वी, तो u माइनस वी। तो पहले इतना था, बाद में इतना हुआ। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि मोमेंटम सेम रहना चाहिए, मतलब ये और ये सेम होना चाहिए। तो मैंने वही चीज़ लिखी है। अब क्या करो, अब आप इसको ओपन कर दो तो कुछ ऐसा इक्वेशन आएगा। उसके बाद एम वी जाएगा, वी डेल्टा एम माइनस वी डेल्टा एम, वी माइनस वी डेल्टा एम। अब ये जो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल है उसको निग्लेक्ट करो, निग्लेक्ट दिस सेकेंड ऑर्डर, सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर टर्म्स को, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन वाले टर्म्स को कंसिडर करो। तो क्या आएगा, एम डेल्टा वी माइनस यू डेल्टा एम इज इक्वल टू ज़ीरो, मतलब एम डेल्टा वी इज इक्वल टू यू डेल्टा एम। देखो यहाँ पे लिखा एम डेल्टा वी इज इक्वल टू यू डेल्टा एम, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय डेल्टा टी एंड लिमिटिंग डेल्टा टी टेंस टू ज़ीरो, मतलब एम डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू यू डेल्टा एम बाय डेल्टा टी। और फिर अगर टी डेल्टा टी टेंस टू ज़ीरो लगाओ तो क्या होगा, एम वी डॉट, ये डी वी बाई डी टी, तो वी डॉट होगा माइनस, ओके सो माइनस यू डी एम बाई डी टी, और ये डेल एम बाई डेल टी की जगह यू डी एम बाई डी टी लिखा। फिर मैंने आगे माइनस क्यों लगाया, द नेगेटिव साइन is added on the right side to indicate that as velocity v increases mass m decreases। अब ये मैंने माइनस क्यों लगाया, ये दिखाने के लिए कि जब मेरी वेलोसिटी बढ़ रही है डेल्टा वी जितनी, तब मेरा मास घट रहा है डेल्टा एम जितना, तो वो दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे माइनस साइन लगा दी। अब इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, एम डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस यू डी एम बाई डी टी। अब और इस m को आप नीचे की बाजू ले आओ, तो डी वी इज इक्वल टू माइनस यू डी एम बाई डी एम, कुछ ऐसी इक्वेशन। उसके बाद आप इस इक्वेशन को दोनों साइड इंटीग्रेट करो, v फ्रॉम वी ज़ीरो टू v एंड
दिस फ्रॉम m0 टू mt। इसको आप अगर इंटीग्रेशन करोगे तो आपकी कुछ ऐसी इक्वेशन आएगी। अब m0 और mt है क्या? v and mt आर द वेलोसिटी एंड मास ऑफ सिस्टम एट इंस्टेंट t। टाइम t पे आपके सिस्टम की वेलोसिटी v है और मास mt है, और t इज इक्वल टू 0। इनिशियली स्टार्टिंग में आपका मास कितना है? m0। तो m0 है, एट t इज इक्वल टू 0 इनिशियली मास है m0, और टाइम t के बाद आपका मास होगा mt। सपोज दैट फ्यूल इज बर्न्ड एट कांस्टेंट रेट dm by dt इज इक्वल टू b एंड इट लास्ट फॉर टाइम t। तो आप सपोज करो कि फ्यूल बर्न हो रहा है कॉन्स्टेंटली, और टाइम कैपिटल T के बाद सारा फ्यूल यूज हो जाएगा, मतलब फ्यूल बचेगा ही नहीं। If mass of the vehicle is mv and that of the fuel at t is equal to 0 is mf। अब आप सोचो कि इनिशियली t इज इक्वल टू 0 जब आपने लॉन्च ही किया, तब आपका जो रॉकेट व्हीकल है उसका मास है mv, और आपका जो फ्यूल है, फ्यूल का मास है mf एट t इज इक्वल टू 0। मतलब कि जब आपने जस्ट लॉन्च ही किया, t इज इक्वल टू 0 इनिशियली। So mv mass of vehicle, mf mass of fuel. So total mass of the system कितना होगा? Mass of vehicle, total mass of the system m0 will be is equal to mass of vehicle plus mass of fuel at t is equal to 0. Mass of vehicle fuel system at any instant t can be given as। अब ये सिस्टम जो है उसका मास किसी भी इंस्टेंट t पे कितना होगा? एट एनी इंस्टेंट t, किसी इंस्टेंट t पे मास ऑफ व्हीकल इज mt। इट इज गिवन एज मास ऑफ व्हीकल प्लस मास ऑफ फ्यूल इनटू 1 माइनस t बाय कैपिटल T। ये मैंने क्यों ये टर्म क्यों रखी है? मैंने ये दिखाने के लिए कि हमारा फ्यूल का मास विथ टाइम घटता जा रहा है। एंड mt इज इक्वल टू mv फॉर t ग्रेटर देन कैपिटल T। अब मैंने क्या कहा था? फ्यूल जो है वो कैपिटल T टाइम तक ही बचेगा, उसके बाद फ्यूल ही नहीं बचेगा। तो मास ऑफ द फ्यूल भी 0 हो जाएगा, फ्यूल बचेगा ही नहीं, तो मास ऑफ द फ्यूल 0 हो जाएगा, which means mt is equal to mv for t greater than capital T because no fuel is left। Substituting the value of mt in equation 3.154। अब 3.154 इस इक्वेशन में इधर mt की वैल्यू सब्सटीट्यूट करो तो आपका इक्वेशन कुछ ऐसा आएगा। सो v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू दिस इक्वेशन। अब इसी इक्वेशन को अगर आप इंटीग्रेट करो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वेलोसिटी को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिफ्रेंशिएट करो तो आपको x की कुछ ऐसी वैल्यू मिलेगी डिस्टेंस की। इंटीग्रेट करके देखना। इसके बाद हमने ये इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। हमने इसको बाय पार्ट्स इंटीग्रेट किया, तो आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना आता है तो कुछ ऐसी इक्वेशन आएगी। फिर इस वैल्यू को आप इस इक्वेशन में डालोगे तो आपकी डिस्टेंस कवर्ड की प्रॉपर वैल्यू, दिस विल बी योर डिस्टेंस कवर्ड। रॉकेट अटेन्स मैक्सिमम वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू t। रॉकेट की मैक्सिमम वेलोसिटी कब होगी? जब सारा का सारा फ्यूल यूज हो जाएगा। वो कब होगा? एट टाइम कैपिटल T। तो आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए आप क्या करो, इधर t की जगह पे कैपिटल T पुट कर दो, तब आपकी वेलोसिटी क्या होगी? v max। सो v max इज इक्वल टू v0 माइनस u ln 1 माइनस mf बाय f0। मैंने उस इक्वेशन में, ऊपर वाली इक्वेशन में t की जगह कैपिटल T पुट कर दिया। नाउ 1 माइनस mf बाय m0 इसको आप,
तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हो ln m0 माइनस mf बाय m0, मतलब ये क्या हो जाएगा ln mv बाय m0, ठीक है। अब माइनस ln mv बाय m0 इज इक्वल टू प्लस ln m0 बाय mv, ये नॉर्मल मैथमेटिक्स है। नाउ m0 बाय mv, m0 बाय mv को आप कैसे लिख सकते हो? अब m0 की जगह पे आप mv प्लस mf पुट कर दो, उसके बाद इक्वेशन कैसी हो जाएगी? कुछ ऐसी। तो ये है आपकी v max की इक्वेशन। So from this equation it is clear that larger the ratio of mf by mv, greater will be the maximum velocity attained by the rocket। तो जितना आपका mf by mv ज़्यादा है उतनी ज़्यादा आपका रॉकेट ज़्यादा वेलोसिटी अटेन कर पाएगा। If the rocket is moving vertically upward and if the gravitational pull on the earth is assumed to be constant, then the equation of motion can be written as। अब अभी तक हमने ग्रेविटेशनल पुल को तो कंसिडर किया ही नहीं। जब रॉकेट ऊपर जा रहा है तो उसे अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल भी तो मिलेगा। देन तो फिर इक्वेशन ऑफ मोशन कैसी होगी? इक्वेशन ऑफ मोशन कुछ ऐसी होगी, ये एम वी डॉट इज इक्वल टू माइनस डी एम बाई डी टी है ना, उसके साथ आप ग्रेविटी के इफेक्ट को भी कंसिडर करो। तो इसके साथ आप ग्रेविटी के इफेक्ट को भी कंसिडर करो। तो मैंने क्या किया, उस इक्वेशन में माइनस एम जी लगा दिया ताकि ग्रेविटेशनल फोर्स भी आ जाए इक्वेशन में, ग्रेविटेशनल फोर्स का भी अकाउंट आ जाए। अब इस पूरे इक्वेशन को कैपिटल एम से डिवाइड करो तो आपकी इक्वेशन कुछ ऐसी आएगी। अब ये v डॉट है, उसको अगर आप विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इंटीग्रेट करोगे तो v मिलेगा एंड इसकी वैल्यू कुछ ऐसी होगी। इनिशियली अज्यूम करो कि x इज इनिशियली आपका पोजीशन ज़ीरो है और वेलोसिटी भी ज़ीरो है, ग्राउंड पे है आपका रॉकेट, तो आपका पोजीशन भी ज़ीरो, वेलोसिटी भी ज़ीरो। और उसके बाद क्या करो, ये अजम्पशन करने के बाद इस पूरी इक्वेशन को इंटीग्रेट करो। इंटीग्रेशन करने के बाद x इज इक्वल टू एक्स ज़ीरो इज ज़ीरो एंड v ज़ीरो ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो पुट कर दो तो आपका ये आएगा, विच इज द एक्सप्रेशन फॉर हाइट अटेन्ड बाय रॉकेट एट टाइम टी टाइम के बाद आपका रॉकेट ये हाइट अटेन करेगा। Now ratio mf by mv has a practical limit and cannot be increased indefinitely। mf by mv की भी एक प्रैक्टिकल यूनिट होती है, लिमिट होती है। लिमिट मतलब mf by mv अगर आपको काफ़ी बड़ा करना है, देखो v max बढ़ाने के लिए मैक्सिमम सबसे v max की फॉर्मूला देखो। v max मतलब वेलोसिटी बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, mf by mv की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। पर अगर आप mf by mv की वैल्यू देखने जाओ तो कितनी बढ़ जाएगी, बढ़ के कितनी बढ़ेगी? अगर बहुत ज़्यादा बढ़ाओगे विच मीन्स आप बहुत ज़्यादा फ्यूल कैरी कर रहे हो, और एक लिमिट होती है जितना कि आपको रॉकेट फ्यूल को ले जाए, वो एक हद से ज़्यादा फ्यूल तो कैरी नहीं कर पाएगा। तो mf by mv की वैल्यू लिमिटेड है और उसको हम इनडेफिनेटली इंक्रीज नहीं कर पाएंगे। अ सिंगल रॉकेट दैट इज वन स्टेज रॉकेट देयरफॉर विल नॉट अटेन हाई वेलोसिटीज दैट आर रिक्वायर्ड। तो एक स्टेज का, सिंगल स्टेज का रॉकेट जो है वो इतनी ज़्यादा हाई वेलोसिटी अटेन नहीं कर पाएगा। तो हम मल्टी स्टेज रॉकेट्स यूज़ करते हैं, सिंगल स्टेज की जगह पे मल्टी स्टेज रॉकेट्स हम यूज़ करते हैं। Now we'll see what are the inertial and non-inertial frames of reference. A frame of reference moving with constant velocity relative to a fixed frame is called inertial frame। एक fixed frame है, उस फिक्स्ड फ्रेम के रिस्पेक्ट में जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपका कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है उसे हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहेंगे। और
A frame of reference is that is accelerated with relative to fixed frame is non-inertial frame of reference. तो वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो फिक्स्ड फ्रेम के रिस्पेक्ट में जिसका एक्सेलरेशन है, मतलब अगर कांस्टेंट वेलोसिटी ना हो तो हम उस फ्रेम को एक्सेलरेटेड कहेंगे। तो वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो फिक्स्ड फ्रेम के साथ रिस्पेक्ट में एक्सेलरेट हो रही है उसे हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहेंगे। कोऑर्डिनेट सिस्टम्स विथ रिलेटिव मोशन, कंसिडर टू कोऑर्डिनेट सिस्टम O dash that is fixed in space and O that is moving। अब दो सिस्टम्स कंसिडर करो, एक है O dash that is fixed in space, ये मूव नहीं कर रही, और ये O dash मतलब x dash y dash z dash ये फिक्स्ड है, और ये दूसरी सिस्टम है O, एक सिस्टम O that is O x y z that is moving। मतलब ये जो सिस्टम है ना, ये हमारी मूव कर रही है। let there be a point P जिसका मूविंग सिस्टम के रिस्पेक्ट में पोजीशन है R, फिक्स्ड सिस्टम के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर है R डैश, और हमारा मूविंग सिस्टम जो है ना वो फिक्स्ड फ्रेम के रिस्पेक्ट में उसका पोजीशन वेक्टर है कैपिटल R। तो हम इस ट्राइंगल से हम पता कर सकते हैं दैट R डैश इज इक्वल टू R प्लस कैपिटल R प्लस स्मॉल r। अब इसका आप टाइम डेरिवेशन लीजिए, तो R डॉट डैश इज इक्वल टू कैपिटल R डॉट प्लस स्मॉल r डॉट। इसका फिर से आप डेरिवेशन लो तो R डबल डॉट आएगा, सो R डबल डॉट डैश इज इक्वल टू R कैपिटल R डबल डॉट प्लस स्मॉल r। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मिल गया। इक्वेशन ऑफ मोशन इन द फिक्स्ड फ्रेम, फिक्स्ड फ्रेम में अपनी जो फिक्स्ड फ्रेम है वो एक्स डैश वाई डैश डैश जेड डैश, उसमें एक पार्टिकल का इक्वेशन ऑफ मोशन है एफ इज इक्वल टू एम ए, मतलब ए मतलब आर डबल डॉट। सो एफ एम आर डबल डॉट डैश, डैश क्यों बोल रही हूँ क्योंकि फिक्स्ड फ्रेम है, फिक्स्ड फ्रेम एक्स डैश वाई डैश जेड डैश वाली, तो मैं एफ इज इक्वल टू एम आर डबल डॉट डैश। नाउ एम आर डबल डॉट डैश इज इक्वल टू, अब आप एक काम करो, अब आप आर को इस तरफ ले आओ, तो आपकी इक्वेशन जो भी बनेगी उसके साथ m मल्टीप्लाई करो, तो आपकी इक्वेशन कुछ ऐसी आ जाएगी, एम आर डबल डॉट इज इक्वल टू एम आर डबल डॉट डैश माइनस एम कैपिटल आर डबल डॉट। अब दिस इज इक्वल टू एफ, तो इसकी जगह मैंने एफ पुट कर दिया। सो एम आर डबल डॉट इज इक्वल टू एफ इफेक्टिव, एम आर डबल डॉट इज इक्वल टू एफ इफेक्टिव, वेयर एफ इफेक्टिव is f minus m r double dot. Now what is the principle of Newtonian relativity? Newton's laws of motion are valid in two systems moving with a uniform relative velocity. Newton's laws of motion सिर्फ कौन सी सिस्टम में वैलिड है? दो मूविंग सिस्टम जो सिर्फ जो एक दूसरे के साथ अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे मूव कर रही हो तो ही उस पर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वैलिड है। इससे हम प्रिंसिपल ऑफ न्यूटोनियन रिलेटिविटी कहते हैं। प्रिंसिपल ऑफ न्यूटोनियन रिलेटिविटी या गैलीलियन इनवेरियंस। 9.2 रोटेटिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। अब सपोज करो कि आपकी एक फिक्स्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम है और एक्स डैश वाई डैश जेड डैश ये आपकी फिक्स्ड है, और एक आपकी रोटेटिंग सिस्टम है, देखो ये एक्स वाई जेड ये आपकी रोटेट कर रही है, ये सिस्टम आपकी रोटेट करेगी विथ वेलोसिटी
ओमेगा. So fixed system is O dash that is x dash y dash z dash, और आपकी सिस्टम जो मूविंग रोटेटिंग सिस्टम है वो है ओ एक्स वाई जेड वाली, वो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ रोटेट करेगी. अब फिक्स्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में यूनिट वेक्टर्स है आई डैश जे डैश के डैश, तो आप और मूविंग सिस्टम में आपके यूनिट वेक्टर्स हैं आई जे के. तो फ्रेम में कोई भी पॉइंट पी है उसको आप कैसे लिख पाओगे, उसका पोजीशन आप देखो, पोजीशन है आर. आर अगर आप फिक्स्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लो तो फिक्स्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या है, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश है और यूनिट वेक्टर्स है आई डैश जे डैश के डैश. तो आपका फिक्स्ड फ्रेम में पोजीशन वेक्टर होगा आई डैश एक्स डैश प्लस जे डैश वाई डैश प्लस के डैश जेड डैश. उसी तरह अब देखो कि आपके मूविंग सिस्टम में के कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई जेड और मूविंग सिस्टम के यूनिट वेक्टर है आई जे के. तो उसका मूविंग सिस्टम में पोजीशन वेक्टर आर कैसा होगा, आई एक्स प्लस जे वाई प्लस के जेड. अब आप क्या करो, इस आर को आई डॉट के साथ, इस इक्वेशन में आर को आई डॉट के साथ आई डैश के साथ मल्टीप्लाई करो. इस इक्वेशन में आर को आई डैश के साथ मल्टीप्लाई करो तो आपकी कुछ ऐसी इक्वेशन आएगी, एक्स डैश इज इक्वल टू आर आई डैश, और फिर इसके साथ करो आई डैश मल्टीप्लाई, तो आपकी एक्स डैश की कुछ वैल्यू आएगी. उसी तरह से आप आर को जे डैश के साथ मल्टीप्लाई करो, कुछ ऐसी वैल्यू आएगी, और आर को के डैश के साथ डॉट प्रोडक्ट करके देखो तो आपकी जेड डैश की वैल्यू आएगी. करके देखना आप, इट्स नॉट वेरी टफ. नाउ कंसिडर अ वेक्टर वी. कोई एक वेक्टर वी कंसिडर करो. वो वेक्टर वी को आप मूविंग कोऑर्डिनेट में कैसे लिख सकते हो, मूविंग कोऑर्डिनेट जिसके यूनिट वेक्टर से आई जे के, मूविंग कोऑर्डिनेट में आप लिख सकते हो आई वी एक्स प्लस जे वी वाई प्लस के वी जेड. और उसको फिक्स्ड फ्रेम में कैसे लिख सकते हो, फिक्स्ड फ्रेम कैसा है, आई डैश जे डैश के डैश जैसा. उस वेक्टर वी को फिक्स्ड फ्रेम में लिख सकते हो आई डैश वी एक्स डैश प्लस जे डैश वी वाई डैश प्लस के डैश वी जेड डैश. यहाँ पे के डैश आएगा, सुधार लेना. नाउ हम लोग क्या करेंगे, अब v का टाइम डेरिवेटिव लेंगे इन फिक्स सिस्टम. तो मैंने क्या लिखा, डी वी बाई डी टी फिक्स्ड, मतलब इस इक्वेशन का मैं टाइम डेरिवेटिव लूँगी. अब फिक्स्ड सिस्टम में आई डैश जे डैश और के डैश कांस्टेंट है, तो डेरिवेशन किसका होगा, सिर्फ वी एक्स डैश वी वाई डैश और वी जेड डैश का. तो मैंने वही लिखा है आई डैश कांस्टेंट इंटू वी एक्स डैश डॉट प्लस जे डैश into vy dash dot plus k dash into vz dash dot, since the unit vectors are constant vectors. In the unprimed rotating system, that is in the rotating system, unit vectors are also changing. तो देखो प्राइम्ड सिस्टम में क्या है कि यूनिट वेक्टर्स भी चेंज हो रहे हैं, क्योंकि यूनिट वेक्टर्स भी तो सिस्टम के साथ रोटेट कर रहे हैं. तो जब आप रोटेटिंग सिस्टम की बात करेंगे तब आपके यूनिट वेक्टर आई जे के भी टाइम के साथ चेंज हो रहे हैं, मतलब आई जे के का भी डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा. Thus derivative dv by dt will be I. अब ये जो है आई वी एक्स प्लस जे वी वाई प्लस के वी जेड, इसका अगर मैं डेरिवेटिव करूँ डी वी बाई डी टी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आई वी एक्स, आई और वी एक्स दोनों टाइम के साथ वेरी हो रहे हैं. मतलब पहले तो मैं आई कांस्टेंट रखूँगी और वी एक्स डॉट करूँगी, प्लस फिर क्या करूँगी, मैं वी एक्स कांस्टेंट रखूँगी और आई का डेरिवेटिव करूँगी, मतलब डी आई बाई डी टी. उसी तरह से मैं
जे वी वाई और के वी जेड के लिए करूँगी तो और 4 टर्म्स आ जाएगी, मतलब कुछ 6 टर्म्स आएंगी कुछ ऐसी। First 3 terms on the RHS are the time derivatives of vectors in the rotating system when unit vectors I, J, K are treated as constant unit vectors. तो अगर आप rotating frame of reference में हो आप, तो आप इन I, J, K को as unit constant unit vectors treat करो। आप समझो कि आप rotating system में हो, तो ये आपके लिए कैसा हो जाएगा, dv by dt इन द रोटेटिंग सिस्टम। ये देखो ये dv by dt जैसा दिख रहा है इन द रोटेटिंग सिस्टम, तो मैंने ये लिखा dv by dt इन द रोटेटिंग सिस्टम। तो इसकी जगह मैं dv by dt इन रोटेटिंग सिस्टम लिख देती हूँ। उसके बाद अब आपको पता है v इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी और v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r, ये भी आपको पता है, विच मीन्स दैट डी आर बाई डी टी इज वॉट, आर डॉट इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r, मतलब कि डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आई, डी जे बाई डी टी इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस जे एंड डी के वो डॉट डी टी इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस के। तो यहाँ पे डी आई बाई डी टी की जगह पे ओमेगा क्रॉस आई, डी जे बाई डी टी की जगह ओमेगा क्रॉस जे एंड डी के बाई डी टी की जगह ओमेगा क्रॉस के पुट कर दो इसमें। तो आपकी इक्वेशन कैसी हो जाएगी, ओमेगा क्रॉस वी, ये इतना होगा, ये होगा डी वी बाई डी टी ऑफ रोटेशन इन रोटेशनल सिस्टम, और ये क्या होगा, ओमेगा क्रॉस वी। हमने ये डिराइव किया इससे। सो योर इक्वेशन 9.10 reduces to this value. Therefore, we can write d by dt fix is equal to d by dt in rotational system plus omega cross something. आप यहाँ पे कोई भी वेक्टर लगा सकते हो, इसमें आप कोई भी वेक्टर लगा सकते हो। इस ऑपरेटर में हम एक वेक्टर लगाते हैं ओमेगा, अगर इस ऑपरेटर में आप ओमेगा वेक्टर लगाओ तो आपका क्या होगा, यहाँ पे ओमेगा लगाओ और यहाँ पे भी ओमेगा लगाओ, तो आपकी इक्वेशन कुछ ऐसी होगी। नाउ ओमेगा क्रॉस ओमेगा इज इक्वल टू 0, यू नो दैट। तो डी ओमेगा बाई डी टी फिक्स इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी रॉट, विच शोज दैट, अब ये डी ओमेगा बाई डी टी क्या है, डी ओमेगा बाई डी टी इज नथिंग बट एंगुलर एक्सेलरेशन। सो एंगुलर एक्सेलरेशन इज द सेम इन फिक्स्ड एंड रोटेटिंग फ्रेम, फिक्स्ड और रोटेटिंग फ्रेम दोनों में एंगुलर एक्सेलरेशन तो सेम रहेगा। सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ v कैन बी फाउंड इन सिमिलर मैनर। अब आप क्या करो कि सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करो। अब मैं क्या करती हूँ, डी बाई डी टी फिक्स को मैं डी डैश नाम देती हूँ, डी डैश बाई डी टी, और डी बाई डी टी रॉट को मैं डी बाई डी टी रखती हूँ। अब इस आगे अगर मैं डी बाई डी टी लिखूँ तो समझना है डी बाई डी टी रॉट है, रोटेशनल में है, और अगर मैं डी डैश बाई डी टी लिखूँ तो समझना डी बाई डी टी फिक्स सिस्टम की बात चल रही है। नाउ डी डैश स्क्वायर वी बाई डी टी स्क्वायर को मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, डी डैश वी बाई डी टी का डेरिवेटिव यू कैन राइट लाइक दिस, राइट। अब डी डैश वी बाई डी टी मतलब मैं फिक्स सिस्टम की बात कर रही हूँ, फिक्स सिस्टम के लिए मैं क्या लिख सकती हूँ, डी वी बाई डी टी रोटेशन रॉट प्लस ओमेगा क्रॉस वी, मतलब ये वाली, ये जो है उसकी जगह मुझे ये वाली वैल्यू पुट करनी है, तो इसकी जगह मैंने ये वाली वैल्यू पुट करी। अब डी डैश बाई डी टी मतलब डी डैश बाई डी टी क्या है, डी फिक्स, डी बाई डी टी ऑफ फिक्स्ड, उसकी जगह ये वाली वैल्यू पुट करो आप। तो मैंने इसकी जगह ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट की, फिर ब्रैकेट ओपन किया
पूरा ब्रैकेट ओपन किया तो आपकी कुछ ऐसी वैल्यू आई। फर्दर सिंप्लीफाई करके आपको ये इक्वेशन मिलेगी। Now let us consider general case of a point in which origin O, okay, एक कोई जनरल केस पोजीशन वेक्टर के लिए हम यूज़ करते हैं। अब आपको पता है r डैश इज इक्वल टू r प्लस स्मॉल r, ये हमने लास्ट थियरी में देखा था। हेंस अब इसका आप फिक्स्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में डेरिवेटिव करो तो क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव फिक्स्ड फ्रेम में कुछ ऐसा आएगा। अब dr by dt फिक्स इज इक्वल टू dr by dt रॉट इंटू ओमेगा क्रॉस r, हमने ये यूज़ किया ये इक्वेशन। dr by dt फिक्स्ड की जगह मैंने dr by dt रॉट प्लस ओमेगा क्रॉस r यूज़ किया, तो आपका रिलेशन कुछ ऐसा बना। उसी तरह से आप अगर सेकेंड डेरिवेटिव करोगे ना, इसका सेकेंड डेरिवेटिव, तो आपका रिलेशन कुछ ऐसा आएगा। बिल्कुल आपको कौन सी ये पूरा किया आपने, वही स्टेप्स फॉलो करो तो बिल्कुल ऐसा ही एक इक्वेशन आपका आएगा। सो आपका ये इक्वेशन आ गया। सेम स्टेप्स जो मैंने सेकेंड डेरिवेटिव के लिए करवाए वही सेम स्टेप्स फॉलो करो तो इस इक्वेशन का डेरिवेटिव कैसा आएगा, कुछ ऐसा। अब जहाँ पे जो फिक्स्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसकी जगह पे उसके लिए आप सफिक्स एफ यूज़ करना, और जहाँ पे आपका रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वहाँ पे आप सफिक्स आर यूज़ करना। तो अब आपकी ये इक्वेशन कैसी हो जाएगी, ये फिक्स चल रहा है तो यहाँ पे आर एफ और ये डबल डॉट, बिकॉज ये डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर है, तो आर एफ डबल डॉट इज इक्वल टू ये क्या है, कैपिटल आर एफ फिर से डबल डॉट प्लस ये रोटेटिंग की बात है तो स्मॉल आर आर, इसका भी डबल डॉट होगा क्योंकि डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर है, प्लस 2 ओमेगा क्रॉस आर आर डॉट, रोटेटिंग की बात चल रही है तो आर के साथ नीचे आर रखा है और डॉट। उसी तरह से ये पूरा इक्वेशन आपका इस वे में आप लिख सकते हो। टू ओमेगा क्रॉस आर आर डॉट को हम कोरियोलिस एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं, मतलब 2 ओमेगा क्रॉस ये वैल्यू है, इसे हम कोरियोलिस एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं। ओमेगा क्रॉस आर इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये कोरियोलिस एक्सेलरेशन, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ओमेगा डॉट क्रॉस आर is the angular acceleration of particle due to acceleration of rotating axis। ये omega dot cross r, this is nothing but angular acceleration of particle due to acceleration of rotating axis। Now centripetal acceleration, centripetal मतलब क्या, towards the center of the particle, centripetal acceleration is equal to ओमेगा क्रॉस आर, और उसका मैग्नीट्यूड और उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, उसकी होगी ओमेगा स्क्वायर इंटू आर साइन थीटा, वेर नाउ ओमेगा स्क्वायर आर इसको आप कैसे लिख सकते हो, ओमेगा इज इक्वल टू वी बाय आर, तो आप ओमेगा की जगह पे वी बाय आर पुट करो तो आपकी इक्वेशन हो जाएगी वी स्क्वायर बार आर साइन थीटा, where v is equal to omega r sin theta is the speed of particle when it rotates in a circle of radius r sin theta।
Now 9.3 Coriolis force. Now force is equal to fixed frame of reference की बात करें तो force is equal to m into a is equal to d square r by dt square. अब हम रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में फोर्स कैसा होता है वो देखने की ट्राई करते हैं. तो उसके लिए आप क्या करो दैट फर्स्ट ऑफ ऑल अज्यूम दैट आपकी रोटेटिंग सिस्टम की एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है. एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेटिंग सिस्टम इज कांस्टेंट. तो आपका ओमेगा डॉट ज़ीरो हो जाएगा, ओमेगा डॉट ज़ीरो हो जाएगा. और फिर अज्यूम करो कि कैपिटल आर इज इक्वल टू ज़ीरो एंड देन अज्यूम दैट कैपिटल आर इज इक्वल टू ज़ीरो. कैपिटल आर ज़ीरो है तो आर डैश इज इक्वल टू आर प्लस आर. अब आर इज इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो प्लस आर, सो आर डैश इज इक्वल टू आर. तो अब अपने सिस्टम में आर डैश इज इक्वल टू आर होगा, कैपिटल आर ज़ीरो होगा एंड ओमेगा डॉट ज़ीरो होगा. तो इस इक्वेशन में आप आर डैश इज इक्वल टू आर पुट कर दो, कैपिटल आर की वैल्यू ज़ीरो पुट करो और ओमेगा डॉट की वैल्यू ज़ीरो पुट करो. तो ये टर्म चला जाएगा, ये टर्म भी ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि कैपिटल आर ज़ीरो है. उसके बाद ये जो बची हुई टर्म्स हैं उनको m के साथ मल्टीप्लाई करो, उन सब को m के साथ मल्टीप्लाई करो. और m के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करो, मेक दिस द सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन. इन दोनों टर्म्स को इस तरफ ले जाओ तो आपकी इक्वेशन कुछ ऐसी आएगी. सो दिस इज द इफेक्टिव फोर्स इन रोटेटिंग सिस्टम. फिक्स्ड फ्रेम में इस तरह का फोर्स था, रोटेटिंग फ्रेम में फोर्स कुछ ऐसा होगा. फिक्स्ड फ्रेम से ये दो टर्म्स माइनस कर दो तब आपका रोटेटिंग फ्रेम का फोर्स आएगा. Thus the force acting on particle in rotating frame are the real force m d square r by dt square fixed. अब रोटेटिंग फ्रेम में कौन से फोर्स है, एक तो ये फिक्स्ड फ्रेम वाला रियल फोर्स, देन द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स माइनस m ओमेगा क्रॉस ओमेगा, ये आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है. एंड why does centrifugal force arise? It arises as a result of rotation of coordinate axis. आपकी कोऑर्डिनेट एक्सिस रोटेट हो रही है उसके कारण आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मिल रहा है. और एंड दिस इज कॉल्ड द कोरियोलिस फोर्स. कोरियोलिस फोर्स अराइजिंग एज अ रिजल्ट ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल इन रोटेटिंग फ्रेम. तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्यों मिल रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मिल रहा है क्योंकि आपकी फ्रेम रोटेट कर रही है इसीलिए. और कोरियोलिस फोर्स आपको क्यों मिल रहा है, क्योंकि आपके रोटेटिंग फ्रेम के अंदर आपका पार्टिकल मूव कर रहा है. तो ये आपके पार्टिकल के मूव करने के कारण, रोटेटिंग फ्रेम में आपका पार्टिकल मूव कर रहा है तो आपकी ये टर्म कोरियोलिस वाली मिलेगी, कोरियोलिस फोर्स. और आपका फ्रेम रोटेट कर रहा है, फ्रेम खुद रोटेट कर रहा है तो आपको ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वाली टर्म मिलेगी. अब ये जो दोनों फोर्सेस हैं, कोरियोलिस फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये दोनों नॉन इनर्शियल फोर्सेस हैं. सो वी कैन राइट दैट F इफेक्टिव is equal to F plus some non-inertial forces. तो ये this F plus some non-inertial forces give you F effective. Nine point four motion of the earth. Let us fix two coordinate system. हम दो coordinate system consider करते हैं. एक है at the center of earth but it is fixed in space. एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है फिक्स्ड जो कि सेंटर ऑफ अर्थ पे रखी है एंड अदर इज एट सम पॉइंट इन द बॉडी ऑफ अर्थ बट रोटेटिंग अलोंग द अर्थ विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. दूसरी सिस्टम क्या कर रही है, वो अर्थ के साथ
रोटेट कर रही है विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। अब कोई भी पार्टिकल होगा मास m का, वो अगर अर्थ के सरफेस पे रखा है तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स mg लगेगा। तो आपका फोर्स एम ए कैसा हो जाएगा, एम ए इज इक्वल टू एफ प्लस एम जी। तो एम, अगर हम फिक्स सिस्टम की बात करें तो आपके फिक्स सिस्टम में फोर्स कैसा होगा, एम डी स्क्वायर आर बाय डी टी स्क्वायर फिक्स्ड, दैट इज एफ प्लस एम जी। अब ये इस वैल्यू को आप अगर इस इक्वेशन में यहाँ पे पुट करोगे तो आपकी इक्वेशन कैसी आएगी, आपकी इक्वेशन कुछ ऐसी बन जाएगी। इसमें अब ये वैल्यू है ना जी माइनस ओमेगा क्रॉस आर, वो आपका इफेक्टिव ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जीई कहते हैं, इसे कहते हैं इफेक्टिव ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जीई। Now this minus omega cross r is called the centrifugal acceleration. omega cross r क्या था, ये था centripetal acceleration। तो माइनस ओमेगा क्रॉस r कैसा होगा, उसको क्या कहेंगे, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। ओमेगा क्रॉस r किस डायरेक्शन में था, टूवर्ड्स द सेंटर, सेंट्रीपिटल था, तो फिर ये जो माइनस ओमेगा क्रॉस r है वो किस डायरेक्शन में होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में, रेडियली आउटवर्ड्स फ्रॉम द सेंटर। सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन विल बी फाउंड जीरो एट द पोल्स, सिंस एट पोल्स ओमेगा इज पैरेलल टू आर। तो अब आप ये फिगर देखो, ये है आर, आर मतलब क्या, किसी पॉइंट से सेंटर का पोजीशन वेक्टर। तो अगर आप पोल्स की बात करो, पोल्स कहाँ पे होते हैं, ये है पोल्स। तो पोल्स जो है, अब यहाँ से आप सेंटर को जोड़ो तो आपका आर कैसा होगा, ऐसा। ओमेगा भी इसी डायरेक्शन में है तो ओमेगा और आर पैरेलल है, विच मीन्स थीटा इज इक्वल टू जीरो, पैरेलल है तो, और थीटा इज इक्वल टू जीरो, तो साइन थीटा इज जीरो, साइन थीटा जीरो है तो ये क्रॉस प्रोडक्ट भी जीरो हो जाएगा, विच मीन्स पोल्स पे सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन जीरो होगा। बट एंड इट हैज़ अ मैक्सिमम वैल्यू एट इक्वेटर, मैक्सिमम वैल्यू एट इक्वेटर, क्यों, इक्वेटर क्या है ये। अब इक्वेटर के किसी पॉइंट पे आपकी आर की वैल्यू कैसी होगी, आर कैसा होगा, इस तरह से होगा आर। तो आपका ओमेगा ऐसे और आर इस डायरेक्शन में, थीटा कितना है 90 है, साइन 90 इज इक्वल टू 1, मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी जब थीटा 90 हो एट द इक्वेटर। अब सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू इक्वेटर पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ओमेगा क्रॉस आर की। अर्थ रोटेट्स इन एन एंटी क्लॉकवाइज सेंस अबाउट द नॉर्थ पोल विथ एंगुलर वेलोसिटी। अर्थ की रोटेशन किस सेंस में होती है पता है, वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। और एंगुलर वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय कैपिटल टी। और अर्थ का रोटेटिंग पीरियड कितना है 24 आवर्स, 2 पाई लिखा और टी कितना होगा 24 आवर्स, दैट इज 24 इंटू 60 सेकेंड्स, दैट इज 77.29 × 10⁻⁵ रेडियंस पर सेकेंड। अब आपको पता है कि रेडियस ऑफ द अर्थ है 6400 किलोमीटर, तो आर की वैल्यू ये डालो आप, तो ओमेगा स्क्वायर आर कैसा आएगा 3.4 × 10⁻² मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 0.3% ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ये अर्थ के ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का 0.3% है। द थर्ड टर्म ऑन द RHS इज द कोरियोलिस फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल विच मूव्स विथ सम वेलोसिटी dr/dt रॉट। अब ये तो हमने देखा कि ये टर्म आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दिखाती है, ये टर्म आपका क्या दिखाएगा, कोरियोलिस फोर्स। अब आपको मैंने लास्ट थियरी में बताया था कि कोरियोलिस फोर्स क्यों अराइज होता है, कोरियोलिस फोर्स इज बिकॉज माई पार्टिकल इज मूविंग विथ सम वेलोसिटी v इन द रोटेटिंग फ्रेम, इसलिए कोरियोलिस फोर्स होता है।
उसके ऊपर अप्लाई। द डायरेक्शन ऑफ कोरियोलिस फोर्स विल बी एट राइट एंगल्स टू द प्लेन फाउंड बाय वी आर एंड ओमेगा। अब कोरियोलिस फोर्स की डायरेक्शन कैसी होगी? कोरियोलिस फोर्स है क्या? ओमेगा क्रॉस डी आर बाई डी टी, मतलब ओमेगा क्रॉस वी। तो डायरेक्शन कैसी होगी फोर्स की? ओमेगा और वी दोनों से परपेंडिकुलर। कोई भी अगर दो वेक्टर्स हैं ए एंड बी, तो ए क्रॉस बी कैसा होता है? ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर्स ए एंड बी। तो कोरियोलिस फोर्स में ओमेगा है और ये वी है, तो ओमेगा क्रॉस वी, कोरियोलिस फोर्स की डायरेक्शन दोनों ओमेगा और वी दोनों से परपेंडिकुलर होगी। डायरेक्शन ऑफ कोरियोलिस फोर्स विल बी राइट एंगल टू द प्लेन्स फॉर्म्ड बाय वी आर एंड ओमेगा। आप इस फिगर को कंसीडर करो। Component of angular velocity omega is directed upward in the northern hemisphere and downward in the southern hemisphere। मतलब ओमेगा जो आपकी ओमेगा क्या है? इट्स योर एंगुलर वेलोसिटी, और अर्थ एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, इस तरफ रोटेट कर रहा है, विच मीन्स अगर आप नॉर्थ पोल पे खड़े हो तो आपका ओमेगा ऊपर की तरफ होगा इस तरह से। कंपोनेंट ऑफ ओमेगा इज जेड कंपोनेंट ऑफ ओमेगा जो है वो इस तरह से होगा ऊपर की तरफ, और अगर आप साउथ पोल में खड़े हो तो जेड कंपोनेंट जो है आपका ओमेगा का वो नीचे की तरफ होगा। सो नॉर्थ पोल में ऊपर की तरफ, साउथ पोल में नीचे की तरफ। Hence the path of particle will be deflected towards the right in the northern hemisphere and left in the southern hemisphere due to Coriolis acceleration। अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मैंने क्या बताया कि ओमेगा का जेड कंपोनेंट अपवर्ड पॉइंट करता है, और अगर वी आर इस डायरेक्शन में है तो कोरियोलिस फोर्स क्या है, किस डायरेक्शन में मूव करता है? ओमेगा क्रॉस वी, मतलब इन दोनों के परपेंडिकुलर, इस तरफ। अगर आप इमेजिन करो, थोड़ा सा इमेजिन करो कि आपका पार्टिकल आपने फेंका ऊपर की तरफ है, बट क्या हो रहा है कि आपका जो अर्थ है, अर्थ ही ऐसे रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, विच मीन्स आपने फेंका ऊपर की तरफ पर अर्थ ही इस तरह से रोटेट कर रहा है, तो आपका पार्टिकल ऐसे जाने की बजाय ऐसे चला जाएगा, टुवर्ड्स द राइट डिफ्लेक्ट करेगा। समझ में आया? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। उसी का उल्टा बेसिकली सदर्न हेमिस्फीयर में होगा। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मैंने समझाया कि राइट डायरेक्शन में जाएगा, उसी तरह सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट डायरेक्शन में जाएगा। मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ कोरियोलिस फोर्स इज एट द नॉर्थ पोल और द साउथ पोल। जो पोल्स है ना उस पर कोरियोलिस एक्सेलरेशन सबसे ज़्यादा होगा। कितना होगा? ओमेगा टू ओमेगा वी आर, और ओमेगा की वैल्यू है हमने कैलकुलेट की, वो पुट करके यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है, वो पुट करो तो आपका ये इक्वेशन कुछ ऐसा आ जाएगा। Component of omega along the vertical direction in local coordinate of the system at equator will be 0. Hence the Coriolis force acting on a horizontally moving particle will be 0. अब आप अगर इक्वेटर की बात करो, इक्वेटर मतलब यहाँ पे, अब ओमेगा का कंपोनेंट इक्वेटर पे तो 0 ही होगा। क्यों? अगर आप ठीक है, अब इस तरह से समझो आप, कोरियोलिस फोर्स क्या है? ओमेगा क्रॉस वी, मतलब वो साइन पे डिपेंड करता है, साइन थीटा पे। ठीक है, अब इक्वेटर पे
अगर आप इक्वेटर पे हो और आपका पार्टिकल हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, हॉरिजॉन्टली मतलब इस तरह से, अगर आपका पार्टिकल इस तरह से वर्टिकली मूव करने की जगह हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, तो आपकी वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, मतलब ओमेगा और वेलोसिटी के बीच 90 डिग्रीज है। 90 डिग्रीज है मतलब क्या, साइन 90 इज सॉरी, जैसे कि मैंने कहा ओमेगा का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑन द इक्वेटर है 0, मतलब इक्वेटर पे ओमेगा का कंपोनेंट है ही नहीं। अगर ओमेगा का कंपोनेंट है ही नहीं तो ओमेगा क्रॉस वी 0 होगा, विच मीन्स कोरियोलिस एक्सेलरेशन, कोरियोलिस फोर्स हॉरिजॉन्टली मूविंग पार्टिकल पे लगेगा ही नहीं, कोरियोलिस फोर्स सिर्फ वर्टिकली मूविंग पार्टिकल पे ही लगेगा। कोरियोलिस फोर्स प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन। कैसे? whenever a low pressure region is formed, a mass of air will rush to this region from all direction। कहीं भी अगर लो प्रेशर रीजन बने तो क्या होगा कि दूसरे रीजन से एयर उस लो प्रेशर रीजन की तरफ रश करेगी, उस लो प्रेशर रीजन की तरफ जाएगी। अब अगर आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा कि आपकी विंड, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाया था कि अगर आप ऊपर की तरफ जा रहे हो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो आपका पार्टिकल राइट की तरफ डिफ्लेक्ट करेगा, ये मैंने आपको समझाया था, इट विल बी डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द राइट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो अब अगर आप ये पार्टिकल यहाँ से आ रहे हैं राइट में जाएंगे, ये पार्टिकल यहाँ से आ रहे हैं राइट की तरफ डिफ्लेक्ट करेंगे, ये पार्टिकल यहाँ से आ रहे हैं इसके राइट की तरफ डिफ्लेक्ट करेंगे। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पार्टिकल्स जो हैं वो राइट की तरफ डिफ्लेक्ट करेंगे और इस तरह से आपका साइक्लोन बनेगा। और साइक्लोन कैसा है, साइक्लोन एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, देखो इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज। तो साइक्लोन होता है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और सदर्न हेमिस्फीयर में इसका बिल्कुल उल्टा, सदर्न हेमिस्फीयर में जब साइक्लोन आएगा ना तब वो क्लॉकवाइज होगा। इफेक्ट ऑफ फ्रीली फॉलिंग इफेक्ट ऑफ कोरियोलिस फोर्स ऑन अ फ्रीली फॉलिंग पार्टिकल। एक पार्टिकल कंसिडर करो जो ग्रेविटी, अर्थ की ग्रेविटी में फ्रीली फॉल कर रहा है, तो एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विल बी गिवन बाय जी, जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है वो, और हमें इफेक्ट ऑफ कोरियोलिस फोर्स स्टडी करना है, तो हम कोरियोलिस फोर्स क्या होता है 2 ओमेगा क्रॉस वी, तो हम कोरियोलिस फोर्स को माइनस कर देंगे, सॉरी कोरियोलिस एक्सेलरेशन को इसमें से माइनस कर देंगे, जी माइनस 2 ओमेगा क्रॉस वी, we know this is 2 omega cross v is the Coriolis acceleration। now figure 9.5 में देखो, figure 9.5 इस फिगर में आप ध्यान दो, ओमेगा x इज इक्वल टू 0, ओमेगा y इज इक्वल टू ओमेगा कॉस थीटा एंड ओमेगा z इज इक्वल टू ओमेगा साइन थीटा। अब आपका पार्टिकल जो है वो फर्ज करो कि z डायरेक्शन में नीचे की तरफ गिर रहा है, मतलब वो फ्रीली फॉलिंग पार्टिकल है, नीचे की तरफ इस तरह से गिर रहा है, और आपकी सिस्टम कुछ ऐसी है, ये वर्टिकल वाला z, ये y, ये x इस तरह से, मतलब सिर्फ z डायरेक्शन में नीचे की तरफ गिर रहा है, तो आपका एक्सेलरेशन सिर्फ और सिर्फ z डायरेक्शन में होगा, तो x डॉट इज इक्वल टू 0, y डॉट इज इक्वल टू 0। आपकी जो वेलोसिटी है, ये पार्टिकल नीचे की तरफ सिर्फ z डायरेक्शन में आ रहा है, मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी सिर्फ z डायरेक्शन में होगी, x और y डायरेक्शन में उसकी कोई वेलोसिटी नहीं है, सो z डॉट पार्टिकल की वेलोसिटी इन z डायरेक्शन इज गिवन बाय z डॉट इज इक्वल टू माइनस जी टी।
और ये मैंने क्यों लिखा, z डॉट क्या है, z डॉट इज द वेलोसिटी, वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन इनटू टाइम। अब फ्रीली फॉलिंग पार्टिकल, जब ग्रेविटी में पार्टिकल फॉल करता है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होता है, g। तो एक की जगह मैंने g लिखा, और माइनस क्यों लिखा, माइनस ये दिखाने के लिए कि पार्टिकल फॉल कर रहा है, इट्स फॉलिंग डाउन। नाउ अब आपके पास ओमेगा की वैल्यू आ गई और v की वैल्यू आ गई, x डॉट y डॉट v डॉट z डॉट क्या है, v की वैल्यूज़ हैं। तो आप ओमेगा क्रॉस v कैलकुलेट कर सकते हो। देखो इस तरह से मैंने ओमेगा क्रॉस v कैलकुलेट किया, तो वो क्या आया, माइनस ओमेगा जी टी कॉस थीटा ई एक्स। अब हमें क्या करना है, कोरियोलिस एक्सेलरेशन फाइंड करना है। कोरियोलिस एक्सेलरेशन क्या होता है, 2 ओमेगा क्रॉस v। हमारे पास ओमेगा क्रॉस v है, ठीक है, तो 2 ओमेगा क्रॉस v क्या होगा, उसका 2 ओमेगा क्रॉस v कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, और 2 ओमेगा क्रॉस v कौन से डायरेक्शन में है, सिर्फ x डायरेक्शन में, y और z डायरेक्शन में नहीं है। तो 2 ओमेगा क्रॉस v x डायरेक्शन में क्या है, ax इज इक्वल टू 2 ओमेगा जी टी कॉस थीटा, इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दो, ओमेगा क्रॉस v है उसमें 2 मल्टीप्लाई कर दो, तो ax आएगा 2 ओमेगा जी टी कॉस थीटा। और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन तो कोई है नहीं, तो इसमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के कारण कुछ फोर्स ऐड नहीं होगा, तो ये हो गया एक्स डायरेक्शन में टोटल एक्सेलरेशन। अब आप वाई डायरेक्शन में टोटल एक्सेलरेशन देखो, कोरियोलिस फोर्स का कोई कंपोनेंट नहीं है। फिर हमारा पार्टिकल जेड डायरेक्शन में फॉल कर रहा है, तो वाई का भी कोई कंपोनेंट, ग्रेविटेशनल फोर्स का भी कोई कंपोनेंट नहीं है, इन दोनों का कोई कंपोनेंट नहीं है, मतलब ए वाई विल बी ज़ीरो। अब ए जेड डायरेक्शन की बात करें तो कोरियोलिस फोर्स का कोई कंपोनेंट नहीं है, मतलब कि ये कंपोनेंट नहीं है, लेकिन जी का कंपोनेंट है जेड डायरेक्शन में, क्योंकि हमारा फोर्स पार्टिकल जी माइनस जेड डायरेक्शन में आ रहा है, तो ए जेड इज इक्वल टू जी, जेड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी से अपना पार्टिकल नीचे आ रहा है। अब इस इक्वेशन में देखो, एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू 2 ओमेगा जी टी कॉस थीटा। अब इसको अगर आप यू इंटीग्रेटेड ट्वाइस, इसको 2 बार इंटीग्रेट करो तो आपकी एक्स की कुछ ऐसी वैल्यू आएगी। अब इस इक्वेशन में देखो, जेड डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस जी, इसको भी 2 बार इंटीग्रेट करो तो आपकी कुछ ऐसी वैल्यू आएगी। Now from equation 9.35 the time of fall from height h is, अब आप फर्ज करो कि आपका पार्टिकल h डिस्टेंस जितना नीचे गिरा, मतलब पहले z0 पे था, बाद में क्या हुआ, z0 माइनस h पोजिशन पे आया, तो हम z की जगह z0 माइनस h पुट करेंगे, तो ये आपका h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा, तो t इज इक्वल टू अंडर रूट 2h बाई जी, तो h डिस्टेंस फॉल करने के लिए इतना टाइम लगेगा। Hence the deflection of particles towards the earth when it drops from rest is given by, तो अब t की जगह पे, यहाँ पे t है उसकी जगह पे ये पुट कर दो तो आपको x मिल जाएगा, x दैट इज द डिफ्लेक्शन ऑफ द पार्टिकल। LQ2, LQ3, LQ5, LQ6, LQ7, then SQ4, SQ5, SQ7, SQ6 को होमवर्क में लो।